हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। मैं सचिन गोयल, डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग, आपका स्वागत करता हूं इस सेशन में। और आज का ये सेशन है किस पर? पार्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आज मेरा एम्फेसिस रहेगा फाइनेंशियल पार्स। मैंने बताया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कई तरह की पार्स है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव पार्स, लेजिस्लेटिव पार्स, डिप्लोमेटिक पार्स, मिलिट्री पार्स, इमरजेंसी पार्स। उसी तरह से है फाइनेंशियल पार्स। जी हाँ, पैसा। ठीक है। कहते हैं रावण जब मरने लगा तब राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहा कि जाओ उस उच्च कोटि के ब्राह्मण से कुछ ज्ञान की चार बातें सीख लो। एक उच्च कोटि का ब्राह्मण जो आज मरने जा रहा है, अपने साथ बहुत सा ज्ञान भी ले खत्म करने जा रहा है। तो लक्ष्मण गया। फिर कुछ बातें हुई कि लक्ष्मण को उसने बोला नहीं कि वो पैरों के पास खड़ा हो गया। फिर राम ने कहा गुरु के सिर पर नहीं खड़े होते हैं, उसके पैरों के पास जाके बैठो और फिर शिक्षा लो। और समझ में आया। तो पहले तो गुरु मानना बड़ा जरूरी है। और दूसरी बात, रावण ने तब ये कहा था, वो देश वो देश अच्छा देश नहीं होगा जहां की इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी। वो राजा अच्छा राजा नहीं होगा अगर वो इकोनॉमी अच्छी नहीं कर पाएगा। क्राइम भी तभी बढ़ता है जब इकोनॉमी डाउन हो। अभी अभी एक कांड हुआ, हाथरस कांड। ठीक है, जिसके बाद जस्टिस मार्कंडेय कटजू ने कुछ हद तक विवादित बयान दिया कि हाँ, जो हाथरस में जो गैंगरेप हुआ, अगर हुआ है तो हाँ वो गलत है, उसकी निंदा होनी चाहिए। पर उससे भी गलत ये हो रहा है कि आज इकोनॉमी बहुत डाउन जा रही है, लोगों के पास काम नहीं है करने को, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर हर किसी को नौकरी मिले, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हो, तो लोग गुनाह की तरफ नहीं जाएंगे। अगर सारा दिन एक आदमी काम धंधे में व्यस्त रहेगा तो शायद वो नशा या गुनाह नहीं करेगा। क्लियर? गुनाह तो कम होगा ही होगा। ठीक है जी, खास करके इस प्रकार के क्राइम्स। तो जी हाँ, इकोनॉमी इज द मेन थिंग। तो देश की इकोनॉमी का जो सबसे मेन पिलर है वो भी कौन है? पीएम प्लस प्रेसिडेंट। सारा कंट्रोल फाइनेंस का किसके हाथ है? पीएम प्लस प्रेसिडेंट। कभी भी कोई मनी बिल लेजिस्लेचर, पैसे से रिलेटेड अगर कोई लॉ बन रहा है तो उसे कौन सा बिल हम कहते हैं? मनी बिल। और मनी बिल तब तक लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस ही नहीं हो सकता जब तक प्रायर असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ना मिल जाए। यानी फुल कंट्रोल है किसका? पीएम प्लस प्रेसिडेंट का। किस पर? मनी बिल पर। ठीक है जी। और भी ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं अब बताने जा रहा हूं आपको फाइनेंशियल पार्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर। I would like to share my screen with you people so that I can explain this thing in a better way. Okay, and here comes my screen in front of you. I hope my screen is visible. Is my screen visible properly? Is my screen Yes, visible? sir. Very fine. Let's start then. Okay, here comes all about it. Is it okay? Can you see? Can you see it clearly now? I have increased the font size. Fine. Financial parts and functions of the president करें। मनी बिल, सबसे पहले तो मनी बिल। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली विद हिज प्रायर रिकमेंडेशन। मैं अब यहां बताना चाहूंगा कि बिल क्या है। जब भी कोई लॉ बनता है, वो कैसे बनता है? पहले एक बिल बनता है, उस बिल को दोनों हाउसेज में, लोकसभा और राज्यसभा में पास किया जाता है। जब और अगर मनी बिल है तो पहले लोकसभा में जाएगा, ऑर्डिनरी बिल पहले लोकसभा पहले राज्यसभा, कहीं भी जा सकता है। चार प्रकार के बिल होते हैं। पहला बिल है मनी बिल, दूसरा बिल है ऑर्डिनरी बिल, जो पैसे से रिलेटेड हो, वो मनी बिल है। क्लियर? आर्टिकल 110 में डिफाइन किया हुआ है क्या होता है मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल, जिसका पैसे से कोई लेना देना ही ना हो। ठीक है। फिर होता है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल बिल क्या होता है? जिसका एम तो नॉन मॉनेटरी है पर एंसिलरली जो कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को भी टच करता है। ठीक है जी। और फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, यानी कि अ बिल अंडर आर्टिकल 368।
तो ये 4 प्रकार के बिल्स होते हैं। और जो फाइनेंशियल बिल और मनी बिल होता है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा फर्स्ट। और ये दोनों ही बिल्स, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल, बोथ रिक्वायर प्रायर असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रायर रिकमेंडेशन। दोनों पैसे का मामला है ना, जहां पैसे का मामला आ जाए, फिर चाहे मनी बिल है चाहे फाइनेंशियल बिल है, बोथ कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा फर्स्ट, दे कैन नॉट बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात, दे कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट ओनली आफ्टर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। It has to be a government bill. It cannot be a private member bill. जी हाँ, जो ऑपोजिशन के मेंबर्स हैं, जो निर्दलीय हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, जो किसी पार्टी के साथ नहीं है, पर जो लोकसभा या राज्यसभा मेंबर बन गए हैं, ठीक है, वो भी बिल लेकर आ सकते हैं, मगर उस बिल को हम क्या कहेंगे? प्राइवेट मेंबर बिल। पर क्या वो मनी बिल लेकर आ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। समझ में आया? तो मनी बिल हैज टू बी अ गवर्नमेंट बिल बिकॉज इट नीड्स प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ओके। और फिर मैं पहले मनी बिल की डेफिनेशन में आपको करवाना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको आगे लेकर जाऊंगा। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं क्या 110। ठीक है जी, ये आ गया डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। ये देखिए, ये डेफिनेशन ऑफ मनी बिल आपके सामने है, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना चाहूंगा ताकि आप क्लियरली पढ़ सकें इसको। ठीक है जी, आई होप अब आप इसे देख पा रहे हैं क्लियरली। ठीक है जी, एक अभी दिखा रहे हैं सबको। क्या आप सब देख पा रहे हैं अब? ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, आर्टिकल 110। ठीक है, ये यहाँ पर बेरट में लिखा भी हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि ये है मनी बिल की डेफिनेशन। क्लियर? अब ये देखो, 110 आर्टिकल 1101 का ए में फॉल करे, बी में, सी डी ई में, एफ जी में। ए से एफ में एनी मैटर इंसिडेंट टू एनी ऑफ द मैटर, यानी इसमें ए टू एफ में कहीं पर भी अगर एक बिल फॉल करता है तो वो क्या कहलाएगा? मनी बिल। और अगर एक बिल मनी बिल है तो कई चीजें आ जाती है, और ये फैसला कौन लेगा वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट? किसका डिसीजन फाइनल होगा कि ये वाला बिल को मनी बिल माने या ना माने? ठीक है, डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज फाइनल, यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करेगा एक बिल मनी बिल है या नहीं है। ओके। और फिर मतलब वो सर्टिफाई करता है, सर्टिफिकेट इशू करता है, यस दिस इज अ मनी बिल। ओके। और जब एक बिल मनी बिल बन जाए, फिर राज्यसभा की पावर्स करटेल हो जाती है। सिर्फ 14 दिनों का टाइम मिलता है राज्यसभा को, या तो वो उसको पास कर दे, अगर नहीं पास करते तो उसे माना जाता है डीम्ड टू बी पास्ड। राज्यसभा का लेसर कंट्रोल है, सिर्फ एडवाइजरी रोल है विद रिस्पेक्ट टू पैसा, यानी कि मनी बिल्स। समझ में आया? जब हम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर चैप्टर करेंगे तब इसको हम डेप्थ में करेंगे। अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि प्रेसिडेंट की क्या पावर है कि उसके प्रायर रिकमेंडेशन से ही, उसके प्रायर एसेंट से ही एक बिल को मनी बिल माना जाएगा। ठीक है, चले आगे। और फिर इसके बाद जो अगली चीज आती है वो क्या है वो देखिए। अच्छा, मनी बिल की थोड़ी डेफिनेशन थोड़ी दिखा भी दूं। ये देखिए, वैसे मनी बिल पर एक यूनिट अलग से बनाएंगे हम। ये देखिए, कोई भी नया टैक्स लगाना है तो बिल कौन सा होगा? मनी बिल। अगर बोरोइंग ऑफ मनी से रिलेटेड कोई अगर फैसला लेना है तो भी वो बिल कौन सा बिल होगा? मनी बिल। क्लियर?
अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी कस्टडी को लेकर कोई लॉ बनना है तो वो भी है मनी बिल। फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है तो भी होगा मनी बिल। ओके, समझ में आ रहा है आप सबको? देन चार्ज एक्सपेंडिचर, मैं पहले पढ़ा चुका हूं क्या होता है। प्रेसिडेंट की सैलरी, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की सैलरी, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कैग की सैलरी, जिनको हमने निष्पक्ष रखना है। ऐसे किसी बंदे की अगर सैलरी को लेकर कोई लॉ बनाना, किसी एक्सपेंडिचर को चार्ज एक्सपेंडिचर डिक्लेयर करना है तो भी वो होगा मनी बिल, यानी सरकार से पूछे बिना नहीं होगा, पहले प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये सब और कुछ पॉइंट्स हैं, तो ये मनी बिल कहलाते हैं। ठीक है, और मनी बिल को क्या चाहिए? प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। फिर AFS यानी कि यूनियन बजट, यानी कि आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 को लेकर लॉ क्या है? ठीक है, प्रेसिडेंट कॉजेज टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट द AFS। इसका क्या मतलब निकला? पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया, डैश causes the budget to be laid before parliament, before लोकसभा। बहुत बच्चे इसका गलत जवाब देके आते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि ए ऑप्शन में फाइनेंस मिनिस्टर लगा देते हैं कि who causes the budget to be laid before लोकसभा, लोग आंसर कर देते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। गलत जवाब। फाइनेंस मिनिस्टर लेज, जनरली finance minister lays before the house the budget, but who causes it to be laid? president of India। इसका क्या मतलब निकला? भाषण, बजट को पढ़ के सुनाना, बजट पर भाषण देना फाइनेंस मिनिस्टर का काम है, अंडर द ऑर्डर्स ऑफ, किसके ऑर्डर पर वो काम करता है? प्रेसिडेंट के। क्योंकि देखिए वर्ड्स क्या यूज हुए हैं 112 में, causes it to be laid। कॉज टू बी लेड का क्या मतलब निकला? कि जो आदेश देगा। देखिए पहली लाइन क्या है? दी प्रेसिडेंट, ये बेरट दिखा रहा हूं मैं आपको। AFS क्या होता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि बजट। मैंने बताया था 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। तो बजट सेशन बजट पेश करने के लिए होता है। तो प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू बी लेड, cause to be laid before both the houses of parliament a statement of receipts and expenditure। ये सब AFS कहते हैं। बजट को ही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। ऑर्डर करेगा प्रेसिडेंट और पढ़ के सुनाएगा कौन? FM, फाइनेंस मिनिस्टर। फिर नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। अब क्या होता है डिमांड फॉर अ ग्रांट? ये समझिए कि जो बजट बनता है, एक तरफ सारी रिसिप्ट्स होती हैं, एक तरफ तो सारी रिसिप्ट्स होते हैं, और एक तरफ क्या होते हैं? सारे एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है जी, तो एक्सपेंडिचर्स में सारे क्या होते हैं? डिमांड फॉर ग्रांट। ठीक है, तो जब बजट पेश, और ये रिसिप्ट्स में कहां से पैसा आएगा? क्लियर? पूरे साल में इतना पैसा आएगा, इतना पैसा जाएगा। अभी आजकल बहुत न्यूज में आ रहा है कि घाटा पड़ गया पाकिस्तान सरकार को, उनका एक बहुत बड़ा डेफिसिट हो गया। ठीक है, और अपने डेफिसिट को वो क्या कर रहे हैं? मोनेटाइज कर रहे हैं, यानी नए नोट छाप रहे हैं। इससे और इकोनॉमी डाउन जाएगी पाकिस्तान की। मोनेटाइजिंग द डेफिसिट यानी नए नोट छापना। क्लियर? डेफिसिट क्या होता है? मान लो खर्चा कर दिया ज्यादा मगर इनकम है कम, तो जितनी कमी रह गई, बराबर होनी चाहिए दोनों साइड्स, तो जितनी कमी रह गई उसे हम कहते हैं डेफिसिट। उसको पूरा करने नए नोट छाप दिए तो उसे कहेंगे मोनेटाइजिंग द डेफिसिट। इज माय पॉइंट क्लियर? तो मैं क्या पॉइंट समझा रहा हूँ? ये एक्सपेंडिचर में होता है डिमांड फॉर ग्रांट। समझ में आया? कि जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अच्छे बीज के लिए, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए, इन सब के लिए सरकार से पैसा लेगी बजट में। क्लियर? डिफेंस मिनिस्ट्री हथियारों के लिए, सड़कों के लिए, टैंक्स के लिए, सैलरीज के लिए, पेंशन के लिए पैसा लेगी किससे? सरकार से। तो ये इतनी सारी बन गई डिफेंस मिनिस्ट्री की डिमांड फॉर ग्रांट। और मैंने अभी क्या बताया? कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट तब तक सरकार से बजट द्वारा पैसे नहीं मांगे जा सकते जब तक प्रेसिडेंट साइन ना कर दे। इज माय पॉइंट क्लियर? पैसे पर सारा कंट्रोल प्रेसिडेंट का, बट ही इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ PM। PM की बात माननी पड़ेगी उसे। कहां लिखी है ये वाली बात? पीएम की बात माननी पड़ेगी,
74 क्लॉज 1 याद रहेगा, ठीक है। सारी पावर्स प्रेसिडेंट के हाथों में, एक्सरसाइजेबल ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। फिर he can make advances out of contingency fund of India to meet any unforeseen expenditure। इसका क्या मतलब है कि तीन फंड होते हैं, भारत सरकार के तीन फंड है। सबसे पहला जो फंड है वो है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फंड ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा फंड। जो पैसा टैक्स के द्वारा आएगा सारा कहां जमा हो जाएगा, यहां जमा हो जाएगा। फिर इसमें से कुछ पैसा निकालकर कहां जाएगा, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। बाकी जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी वगैरह जाती है, गवर्नमेंट सैलरीज, वो सारी इसमें से जाती हैं। ये वो है जिसके बारे में बजट में लिखा होता है, कौन कौन से पैसे कहां से निकालने हैं, तो क्या खर्चे करने हैं। और फिर तीसरा आता है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कॉन्टिजेंसी एज द नेम सजेस्ट्स, जैसा नाम वैसा काम। ये सिर्फ कॉन्टिजेंट टू मीट द कॉन्टिजेंसीज, यानी अर्जेंसी, इमरजेंसी, जिसके बारे में बजट में कुछ नहीं लिखा, एकदम से पैसे की जरूरत पड़ गई तो पैसा कहां से आएगा, कॉन्टिजेंसी फंड। लगभग 500 करोड़ के आसपास हम इसमें रखते हैं इमरजेंसी सिचुएशन डील करने के लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई, ठीक है, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, भुज में अर्थक्वेक आ गया, तो कॉन्टिजेंसी फंड से पैसा निकाल के काम चला लेते हैं। फिर बाद में अगला पार्लियामेंट्री सेशन में फिर से कंसोलिडेटेड फंड में से पैसा निकालेंगे और इस गुल्लक को पूरा कर लेंगे। कंटिजेंसी फंड में 500 करोड़ रहना चाहिए। क्लियर। सबसे बड़ा फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पैसे डायरेक्टली इसमें से जनरली नहीं निकलते, सिर्फ इसमें जो पैसा डायरेक्टली निकलता है वो कौन सा एक्सपेंडिचर है, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। एंड व्हाट इज चार्ज एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और ये किस लिए होता है? इट इज नॉन वोटेबल। पहले बता रहा हूं, इट इज नॉन वोटेबल। जो चार्ज एक्सपेंडिचर है, ठीक है, इसके ऊपर वोटिंग नहीं होती, नो वोटिंग। और ये किसके लिए है? जिसके ऊपर बहस होनी भी नहीं चाहिए। राजा तो प्रेसिडेंट ना देश का, तो प्रेसिडेंट की सैलरी, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी, सुप्रीम कोर्ट जजेस की सैलरी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी, इलेक्शन कमिश्नर्स की सैलरी, ठीक है, यही नहीं कैग की सैलरी, इन सब की सैलरी जिनको निष्पक्ष रखना जरूरी है, जिसके ऊपर वोटिंग नहीं होनी चाहिए, वो डायरेक्टली पैसा सबसे बड़े खाते से निकाल लेते हैं कंसोलिडेटेड फंड में से, ठीक है। निकलना है। इट इज नॉन वोटेबल एक्सपेंडिचर्स। क्लियर। और आगे चलते हैं। देन ही कॉन्स्टिट्यूट्स अ फाइनेंस कमीशन। 5 साल के लिए बनता है फाइनेंस कमीशन। सारे बताओ जी, फाइनेंस कमीशन में कितने मेंबर होते हैं? देखते हैं कौन पहले जवाब देगा। कल करवाया था मैंने, कौन सा फाइनेंस कमीशन में कितने मेंबर होते हैं? फाइनेंस कमीशन 5 साल के लिए बनता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत बनता है? देखते हैं कौन जवाब देगा पहले। किस आर्टिकल के अंतर्गत बनता है फाइनेंस कमीशन? परवाज जवाब दो। कौन सा आर्टिकल? 280। एक चेयरमैन होता है, 4 मेंबर होते हैं, 1 + 4 यानी 5 हो गए। 4 मेंबर्स 1 चेयरमैन। ये बताता है सेंटर और स्टेट के बीच में पैसा किस रेशो में डिवाइड करना है, वो पैसा जो टैक्स के रूप में इकट्ठा हुआ है। तो फाइनेंस कमीशन के सभी मेंबर्स और चेयरमैन को भी अपॉइंट कौन करेगा? ये करेगा, वो इसकी एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है। और जो फाइनेंस कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये करेगा। और किस लिए करेगा? टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। क्लियर। तो मैंने 5 बातें आज आपको बताई हैं। पहली बात मैंने बताई, मनी बिल इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेचर के लिए, फॉर इंट्रोडक्शन इन लेजिस्लेचर के लिए उसको चाहिए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये था पहला पॉइंट। दूसरा, बजट पर भी ये साइन करेगा, फिर उसे पढ़ के सुनाया जाएगा। तीसरा, कोई भी खर्चा भारत सरकार का होगा उससे पहले सरकार की तरफ से प्रेसिडेंट उसको क्या करेगा? उसको ऑथराइज करेगा। चौथे नंबर मैंने बताया, गुल्लक में से पैसा, इमरजेंसी में पैसा कंटिजेंसी फंड से निकालना, वही प्रेसिडेंट के कहने पे निकलेगा। पांचवा, सेंटर और स्टेट के बीच में पैसा कैसे बटे? 40-60, 60-40, 70-30, किस रेशियो में बटे? जो टैक्स, इनकम टैक्स या जीएसटी वगैरह से पैसा लिया है, कौन सजेस्ट करता है? फाइनेंस कमीशन। और इसको कौन बनाता है?
प्रेसिडेंट। ये 5 फाइनेंशियल पावर्स हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। हमारा अगला सेशन होगा जुडिशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं इसके साथ ही इस सेशन को एंड करता हूं। अब आप क्वेश्चंस पूछिए।